तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए आदर्श प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। इसके लिए निर्धारित समय 3 घंटे हैं। के बाद हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं, जिनमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सही विकल्प वाले। पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प आ राष्ट्रीय आय, विकल्प बा पूर्ण रोजगार, विकल्प सा आर्थिक समग्र, विकल्प दा व्यक्तिगत इकाई। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दा सही होगा, क्योंकि व्यष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उपयोगिता का संबंध होता है विकल्प आ लाभदायकता से, विकल्प बा नैतिकता से, विकल्प सा मानव आवश्यकता की पूर्ति से, विकल्प दा इनमें से सभी। तो इन विकल्पों में विकल्प सा सही होगा, क्योंकि उपयोगिता का संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। तीसरा प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता विकल्प आ अधिकतम होती है, विकल्प बा घटने लगती है, विकल्प सा घटती दर से बढ़ती है, विकल्प दा इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बा सही होगा, क्योंकि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता ये घटने लगती है। चौथा प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं विकल्प आ चाय कॉफ़ी, विकल्प बा चाय चीनी, विकल्प सा कलम स्याही, विकल्प दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इस आधार पर विकल्प आ सही होगा। चाय और कॉफ़ी ये स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। पांचवा प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है विकल्प आ अल्पकाल से, विकल्प बा दीर्घकाल से, विकल्प सा दोनों से, आ तथा बा विकल्प दा इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध अल्पकाल से होता है, दीर्घकाल से पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है। इस तरह से विकल्प आ सही होगा। छठवां प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? विकल्प आ मांग का नियम, विकल्प बा मांग की लोच, विकल्प सा पैमाने के प्रतिफल, विकल्प दा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा की जाती है, इसलिए इसमें विकल्प दा सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, खाली स्थान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो स्थिर लागत अल्पकाल में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम अल्पकाल शब्द भरेंगे। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खाली स्थान कहते हैं। तो उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं, AC एवरेज कॉस्ट। तीसरा है, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खाली स्थान हो जाती है। तो जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, तो यहाँ पर हम शून्य शब्द भरेंगे। चौथा है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या खाली स्थान होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, तो यहाँ पर हम अत्यधिक शब्द भरेंगे। पांचवा है, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खाली स्थान होती है। तो जब कीमत किसी वस्तु की कम होती है तो पूर्ति भी जो है वो स्टॉक से कम होती है। इस तरह से यहाँ पर हम कम शब्द भरेंगे। छठवां है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खाली स्थान कहा जाता है। तो कृषि वस्तुओं के लिए निम्नतम सीमा जो होती है उसको हम कहते हैं न्यूनतम निर्धारित कीमत या न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे कीमत तल भी कहा जाता है। तो हम तीनों में से कोई भी एक शब्द यहाँ पे भर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खाली स्थान संबंध होता है। तो मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच धनात्मक या सीधा संबंध होता है, अर्थात जब मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, और जब मजदूरी दर घटेगी तो श्रम की पूर्ति भी घटेगी। इसके बाद सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं। सही जोड़ी वाले प्रश्नों में पहला है साम्य कीमत। इसको हम
खंड बा के ई से मिला देंगे, मांग और पूर्ति से, क्योंकि साम्य कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं उसे हम साम्य कीमत कहते हैं। दूसरा है औसत संप्राप्ति, इसको हम खंड बा के जी ऑप्शन से मिला देंगे, कुल संप्राप्ति बटे मात्रा, यानी औसत संप्राप्ति यानी एवरेज रेवेन्यू ए आर बराबर होता है टी आर बटे उत्पादन की इकाइयों की मात्रा। इसके बाद तीसरा है कुल संप्राप्ति, इसको हम खंड बा के एफ से मिला देंगे, पी गुणे क्यू, यानी कीमत और मात्रा का जब हम गुणा करते हैं तो हमको कुल संप्राप्ति या कुल आय प्राप्त होती है। चौथा है द्वि अधिकार, इसको हम खंड बा के ए ऑप्शन से मिला देंगे, दो विक्रेता, क्योंकि द्वयाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें केवल दो उत्पादक या विक्रेता होते हैं। पांचवा है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसको हम मिला दें खंड बा के बी ऑप्शन से आय तथा रोजगार का सिद्धांत। आय तथा रोजगार का सिद्धांत ये समष्टि अर्थशास्त्र का घटक है, इसलिए इसको हम इससे मिला देंगे। छठवां है मैक्रो, इसको हम खंड बा के सी ऑप्शन व्यापक से मिला देंगे, क्योंकि मैक्रो शब्द का अर्थ होता है व्यापक या बृहद। इस तरह से सही जोड़ी के बाद अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है, जिनमें पहला प्रश्न है जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तीसरा है एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एसबीआई का पूर्ण रूप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। चौथा है आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आरबीआई का पूर्ण रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, अर्थात इसको हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। पांचवा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति या उपभोग प्रवृत्ति एक ही है। तो आय में होने वाले किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा Y, अर्थात उपभोग की मात्रा में परिवर्तन बटे आय की मात्रा में परिवर्तन। चौथा है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो इसका उत्तर है बचत में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फार्मूला होता है MPS बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा Y, अर्थात बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। सातवां प्रश्न है कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है। तो कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन इस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद सत्य सत्य वाले प्रश्न हैं। पहला है विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। यह कथन सही है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में घाटे का बजट ही इस समय बनाया जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है। यह गलत है, क्योंकि सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। तीसरा है भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। यह कथन सही है, क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। चौथा भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं। यह कथन गलत है, भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। इसके बाद पांचवा है भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। यह कथन सही है, क्योंकि खाते में हमेशा भुगतान संतुलन को संतुलित दर्शाया जाता है। छठवां प्रश्न है व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, ना कि अदृश्य। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि अपने प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रकार के आएंगे, जिनके उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। छठवां प्रश्न है इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन करता है, जैसे विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट परिवार या एक फर्म। इस प्रकार से हम अपना उत्तर लिखेंगे।
छठवें प्रश्न के अथवा में प्रश्न है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं मांग और पूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं एवं लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। इसके बाद सातवां प्रश्न है उपयोगिता का अर्थ लिखिए, यानी हमको यहाँ पे उपयोगिता की परिभाषा या अर्थ लिखना है। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु का वह गुण जिससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद सातवें प्रश्न में अथवा में प्रश्न है उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है उपभोक्ता का बजट सेट दो वस्तुओं के सभी बंडलों या संयोगों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। यानी कि दो वस्तुओं के सेट को उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय से खरीद सकता है। उन वस्तुओं के बंडल को ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता का बचत सेट। इसके बाद आठवां प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता, इसका उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती हैं तथा कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। यानी कि आप लोगों को पता भी होगा कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तो अब इसके बाद आठवें प्रश्न में ही अथवें में प्रश्न है अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, यानी हमको यहाँ पे बाजार की परिभाषा लिखनी है। तो इसका उत्तर है बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर क्रय विक्रय कर रहे होते हैं। इस प्रकार हम बाजार की परिभाषा लिखेंगे। नौवां प्रश्न है बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है बाजार मूल्य मांग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित अल्पकालीन एवं वास्तविक मूल्य होता है। इसके निर्धारण में मुख्य प्रभाव मांग का होता है। इस प्रकार से हम बाजार मूल्य की परिभाषा लिखेंगे। नौवें प्रश्न के अथवा में प्रश्न है सामान्य मूल्य क्या है। इसकी परिभाषा है सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित दीर्घकालीन एवं काल्पनिक मूल्य होता है। इसके निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे नौवें प्रश्न में दोनों चीज़ों को पूछ लिया गया है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य को। तो बाजार मूल्य एक अति अल्पकालीन मूल्य होता है, सामान्य मूल्य एक दीर्घकालीन मूल्य होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, सामान्य मूल्य काल्पनिक मूल्य होता है। और बाजार मूल्य एक अस्थायी संतुलन है जबकि सामान्य मूल्य एक स्थायी संतुलन है। अगर परीक्षा में अंतर आता है तो हम इस प्रकार से अंतर भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक होता है पूर्ति से, और सामान्य मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रभाव पूर्ति से कम होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे हमें अल्पाधिकार का अर्थ लिखना है, जिसका उत्तर है अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं तथा विक्रेताओं का व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम अल्पाधिकार की परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है अल्पाधिकार बाजार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें अल्पाधिकार की विशेषताएं लिखना है। पहली विशेषता है विक्रेताओं की कम संख्या। अल्पाधिकार बाजार में कम विक्रेता होते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं, यानी कि 2 से अधिक और लगभग 10 के अंदर। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है समरूप अथवा भेदित वस्तु। अल्पाधिकार बाजार में वस्तुएं भेदित भी हो सकती हैं और समरूप भी हो सकती हैं। तीसरी विशेषता है विज्ञापन तथा विक्रय लागतों का महत्व। अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन और विक्रय लागतों का अत्यधिक महत्व होता है। इसी के द्वारा ही कोई भी फर्म या उत्पादक अपनी बिक्री को बढ़ाकर अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। चौथी विशेषता है समूह व्यवहार। इसमें सभी फर्में जो होती हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, और वो एक ऐसा व्यवहार अपनाती हैं जिससे किसी सभी फर्मों के हित में होता है। पांचवी विशेषता है कीमत स्थिरता। अल्पाधिकार बाजार में कीमत स्थिरता इसकी एक मुख्य विशेषता है। इस प्रकार से हम अल्पाधिकार की विशेषताएं लिखेंगे। 11वां प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा उत्पादकों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से इन साधनों को प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार से ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। इसी के 11वें प्रश्न के अथवा में पूछा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी उत्पादक या फर्म को निजी संपत्ति का अधिकार होता है। दूसरी विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता।
तो इसमें उत्पादकों को पर्याप्त रूप से आर्थिक स्वतंत्रता होती है और जिस वस्तु का चाहें उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है लाभ उद्देश्य। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं वो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से उत्पादन कार्य करते हैं। चौथी विशेषता है कीमत यंत्र। इसमें कीमत यंत्र के द्वारा बाजार की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। और पांचवी विशेषता है उपभोक्ता की संप्रभुता। इसमें उपभोक्ता की संप्रभुता पाई जाती है, यानी उपभोक्ता के पास वस्तुओं को क्रय करने के बहुत से ऑप्शन होते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ यहाँ पे लिखना है, जिसका उत्तर है किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। इसी प्रश्न के 12वें प्रश्न के अथवा में है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिन वस्तुओं का प्रयोग एक लंबी अवधि तक किया जा सकता है उन्हें टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है, जैसे मकान, कार इत्यादि। जैसे मकान का उपयोग हम कई वर्षों तक करते हैं और कार का भी, तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण हैं। 13वां प्रश्न है मुद्रा का अर्थ लिखिए। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के मूल्य के मापक है तथा मूल्यों के संचय के रूप में स्वतंत्र तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। इस तरह से हम मुद्रा की परिभाषा लिखेंगे। इस परिभाषा में मुद्रा के बहुत से कार्य समाहित हैं। 13वें प्रश्न में अथवा में प्रश्न है बैंक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करती है। इस तरह से ये बैंक की परिभाषा हो गई। सरकारी बजट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की संपूर्ण आय एवं व्यय का अनुमानित विवरण होता है। तो इस तरह से सरकारी बजट की हम परिभाषा लिखेंगे। 14वें प्रश्न के अथवा में है सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो सरकारी बजट के उद्देश्य हम यहाँ पे देखेंगे। पहला उद्देश्य है हिसाब देयता का उद्देश्य, यानी कि सरकारी बजट के द्वारा सरकार जनता के समक्ष पूरा हिसाब देती है कि हमको कहाँ से कितनी आय प्राप्त हो रही है और कहाँ पे कितना व्यय किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी सरकारी बजट का एक उद्देश्य होता है। बजट के माध्यम से सरकार अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करती है। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता सरकारी बजट का एक मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिरता यानी देश के अंदर कीमतें स्थिर रहें, इसका पूरा प्रयास किया जाता है। चौथा है प्रशासकीय कुशलता। प्रशासकीय कुशलता भी सरकारी बजट का एक उद्देश्य होता है। क्योंकि ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर में केवल 2 पॉइंट्स ही लिखना है। हमने 4 लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को कम से कम 2 याद रहें। इसके बाद 15वां प्रश्न है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर व्यापार संतुलन की परिभाषा लिखेंगे। इसका उत्तर है व्यापार संतुलन किसी देश के द्वारा एक समय अवधि में शेष विश्व के साथ किए गए दृश्य मदों, जिसके अंतर्गत आयात निर्यात आते हैं, के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। इसी प्रश्न के अथवा में है भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है किसी देश के द्वारा एक समय अवधि में शेष विश्व के साथ किए गए समस्त आर्थिक लेन देन दृश्य एवं अदृश्य के विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में दोनों चीज़ें पूछ ली गई हैं, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। तो व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों का लेन देन शामिल होता है, जिसके अंतर्गत आयात निर्यात मुख्य मद है, और भुगतान संतुलन के अंतर्गत दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदों का लेन देन शामिल होता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इसके अंतर्गत पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक परिवार, एक वस्तु की कीमत इत्यादि। दूसरी विशेषता है छोटे भागों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे घटकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी विशेषता है कीमत यंत्र। इसमें कीमत यंत्र मुख्य भूमिका निभाता है। कीमत यंत्र के द्वारा ही वस्तुओं की मांग और पूर्ति निर्धारित होती है। इस तरह से ये 16वां प्रश्न है। ध्यान ये रखना है हमको कि 16वां से लेकर 19वां प्रश्न तक ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों में हम जो भी पॉइंट्स लिखेंगे उनको डिटेल सहित लिखेंगे, क्योंकि इनकी जो शब्द सीमा है वो 75 शब्द है, तो हमारा उत्तर उसके आसपास होना चाहिए। 16वें प्रश्न के अथवा में है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं
पहली विशेषता है आर्थिक निर्णय सरकार अथवा केंद्रीय अधिकारी लेते हैं। इसमें कोई भी आर्थिक निर्णय या तो सरकार लेती है या तो उसके केंद्रीय अधिकारी लेते हैं। ये इसकी पहली विशेषता है, यानी कि इसमें उत्पादक को स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले सके। दूसरी विशेषता है सामाजिक कल्याण उद्देश्य। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना, यानी समाज के हर वर्ग को पर्याप्त अवसर मिले और किसी का शोषण ना हो। इसकी तीसरी विशेषता है उपभोक्ता की संप्रभुता नहीं पाई जाती। हाँ, तो इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता नहीं पाई जाती क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में पूरे निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। उपभोक्ता के पास बहुत से ऑप्शन नहीं होते। इसके बाद 17वां प्रश्न है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए, यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं ये हमको लिखना है। इसका उत्तर है तो पहला तत्व है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की पूर्ति को सबसे ज़्यादा उस वस्तु की कीमत प्रभावित करती है। यदि कीमत ऊंची होती है तो वस्तु की पूर्ति अधिक होती है, और कीमत अगर कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी कम होती है। दूसरा तत्व है उत्पादन के साधनों की कीमतें। उत्पादन के साधनों की कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। यदि उत्पादन के साधन यानी जिन जिन साधनों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, यदि इनकी कीमतें कम होती हैं तो पूर्ति अधिक होती है। यदि इनकी कीमतें ऊंची होती है तो पूर्ति कम होती है। तीसरा तत्व है तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान भी पूर्ति को प्रभावित करता है। अगर किसी वस्तु के उत्पादन की एक कुशल और सस्ती तकनीकी है तो उसमें उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और उत्पादन अधिक होता है। यदि पूर्ति महंगी है, ये इसकी तकनीकी ज्ञान जो है तकनीकी महंगी है या लागत अधिक आती है तो उस वस्तु की पूर्ति कम होगी। इस तरह से ये 3 तत्व हो गए पूर्ति को प्रभावित करने वाले। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न में पूर्ति का नियम लिखिए। अब हमको यहाँ पे पूर्ति का नियम लिखना है। तो पूर्ति का नियम इस प्रकार है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है तथा कीमत में कमी होने पर पूर्ति कम हो जाती है। ये पूर्ति का नियम है। अर्थात कहने का मतलब ये किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में सीधा संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। इसी बात को हम एक सारणी के द्वारा भी समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी में देखिए 2 कॉलम है, एक में वस्तु की कीमत और दूसरी में वस्तु की पूर्ति को दिखाया गया है। जब कीमत 1 रुपये रहती है किसी वस्तु की तो उसकी पूर्ति 10 इकाइयों के बराबर है। जब कीमत बढ़ के 2 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति 10 से बढ़कर 20 हो जाती है। और अंत में जब कीमत किसी वस्तु की 5 रुपये हो जाती है तो उसकी पूर्ति बढ़कर 50 हो जाती है। तो इस सारणी से ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, यानी 1 रुपये से बढ़कर 5 रुपये हो रही है, वैसे वैसे पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है जो 10 से बढ़कर 50 हो गई है। इस प्रकार से हम नीचे इसमें स्पष्टीकरण भी लिख देंगे। इसी चीज़ को हम एक रेखाचित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। आप यहाँ पे रेखाचित्र देख सकते हैं। यहाँ पे ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। ऐसा रेखा एक पूर्ति रेखा है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जब वस्तु की कीमत ओपी रहती है तो उस वस्तु की ओ क्यू मात्रा की पूर्ति होती है, तथा जब वस्तु की कीमत बढ़कर ओ पी 1 हो जाती है तो पूर्ति भी बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न 3 नंबर में आता है तो हम यहाँ पे या तो सारणी या तो रेखाचित्र के द्वारा पूर्ति के नियम की व्याख्या कर सकते हैं, या दोनों भी आप कर दीजिए जैसा आपको उचित लगे। पर शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको मितव्ययिता का विरोधाभास लिखना है। देखिए मितव्ययिता क्या है पहले हम समझ लेते हैं। मितव्ययिता का अर्थ होता है कि जहाँ पे आवश्यक हो वहीं पे व्यय किया जाए, यानी कि फिजूल खर्च ना किया जाए। बहुत ही सोच समझ कर जो व्यय किया जाता है उसको हम कहते हैं ये व्यय मितव्ययिता पूर्वक किया गया है। तो यहाँ पे मितव्ययिता का विरोधाभास, सामान्य तौर से एक व्यक्ति के लिए मितव्ययिता एक अच्छा गुण है, लेकिन एक अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अच्छा नहीं है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है मितव्ययिता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि एमपीएस के बढ़ने से एमपीसी कम हो जाएगा, जिससे निवेश गुणक कम हो जाएगा, जिससे आय में वृद्धि की दर कम होगी। कहने का मतलब ये कि अगर किसी अर्थव्यवस्था के ज़्यादातर लोग या सभी लोग बचत करने लगें तो एमपीएस तो बढ़ जाएगा।
तो MPS यानी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घट जाएगी। MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये घट जाएगी। इससे क्या होगा कि जब अर्थव्यवस्था में उपभोग घट जाएगा तो वहाँ पर निवेश की क्रिया भी कम हो जाएगी, और निवेश कम होने से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैल जाएगी और रोजगार का स्तर और आय ये दोनों घट जाएंगे। इस तरह से ये निवेश का इसका मितव्ययिता का विरोधाभास है। इसी प्रश्न में अथवा में दिया हुआ है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, देखिए, निवेश या प्रत्याशित निवेश एक ही चीज़ है। निवेश से अभिप्राय उस व्यय से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीनों, कारखानों, सड़कों, मकानों आदि में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, अतः इससे पूंजी निर्माण होता है। यानी कि निवेश एक ऐसी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में राशि को व्यय किया जाता है, जिससे मशीनें, कारखाने, सड़कें ये सब बन के तैयार होते हैं। अब इसके निर्माण को पूंजी स्टॉक कहा जाएगा, और किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होना यानी आर्थिक विकास माना जाता है। इस तरह से निवेश भी दो प्रकार का होता है, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश। जब निवेश सरकार करती है तो वो स्वायत्त निवेश कहलाता है। सरकार अर्थव्यवस्था को नियमन करने के लिए या संतुलित करने के लिए करती है तो वो स्वायत्त निवेश होता है। और जब अर्थव्यवस्था में मांग के आधार पर निवेश बढ़े, यानी जिस वस्तु की अर्थव्यवस्था में मांग हो रही है उस वस्तु के निर्माण के लिए निवेश किया जा रहा हो जब, तो ऐसा निवेश प्रेरित निवेश कहलाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, सरकारी बजट के कोई 3 महत्व लिखिए। यहाँ पे हमें बजट के महत्व लिखना है। तो इसका उत्तर है, पहला महत्व है आर्थिक स्थिरता में महत्व। तो सरकारी बजट का एक महत्व ये होता है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। अर्थव्यवस्था ना तो ज़्यादा इसमें ना कीमतें ज़्यादा बढ़ने पाएँ और ना घटने पाएँ। अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा, आय व संपत्ति का पुनः वितरण। तो अर्थव्यवस्था में यदि आय की असमानता ज़्यादा है तो उसका पुनः वितरण किया जाता है। ये भी एक सरकारी बजट का उद्देश्य होता है। इसके लिए जो धनी वर्ग है उस पर कर लगाया जाता है और उस कर की राशि को निर्धनों पर व्यय करके आय के वितरण को समान करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद तीसरा है इसमें विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्व। तो सरकार की बहुत सारी विकास योजनाएं चलती हैं जिनके लिए बजट से ही राशि स्वीकृत होती है, तो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी बजट का महत्व होता है। इसमें एक प्रश्न और है अथवा में, घाटे के बजट का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब सरकार बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की संपूर्ण आय संपूर्ण व्यय से कम होती है तब उसे घाटे का बजट कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जब बजट इस प्रकार का बनाया जाए कि जिसमें सरकार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय सरकार द्वारा किए जाने वाले समस्त व्यय से कम होती है, तो उसको हम कहेंगे घाटे का बजट। तो ये घाटे का जो बजट बनता है, ये घाटे 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला है राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है प्राथमिक घाटा। तो इनको हम थोड़ा समझेंगे फार्मूले के रूप में कि ये क्या होते हैं। राजस्व घाटा का मतलब होता है कि जब राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से कम हो, यानी कि जब बजट इस प्रकार बनाया जाए कि बजट में जो राजस्व प्राप्तियों की मदें हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो राशि है वह राशि राजस्व व्यय जो है उससे कम होगी, तो उसको हम कहेंगे राजस्व घाटा। और दूसरा होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें उधार की राशि को छोड़ दिया जाता है जो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ दिया जाए और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ दिया जाए। तो इसमें जब हमारी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से कम होगी तो इसको हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। यह सरकार का सबसे बड़ा घाटा होता है और यह सरकार की संपूर्ण ऋणग्रस्तता को दिखाता है। इसके बाद तीसरा होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे का मतलब होता है कि जब हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की राशि को घटा देते हैं तो जो शेष राशि बचती है उसको हम कहा जाता है प्राथमिक घाटा। इस प्रकार ये 3 प्रकार के बजट घाटे होते हैं। अब 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। तो 20वां प्रश्न है, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले पूर्णतया लोचदार मांग को देखते हैं।
तो पूर्णतया लोचदार मांग वह मांग होती है जब कीमत में परिवर्तन न होने या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, तब उस स्थिति को हम पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो या बिल्कुल परिवर्तन ना हो, लेकिन उसके बाद भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, यानी कि मांग कभी बढ़ जाए और कभी घट जाए, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इस बात को एक रेखाचित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। रेखाचित्र में वस्तु कीमत OP रहती है, तब वस्तु की मांग OQ है, लेकिन कीमत OP1 यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही रह गई है, इसके बाद भी मांग उसकी बढ़कर OQ1 हो गई है। इस तरह से कीमत में बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, इसी स्थिति को हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग को। पूर्णतया बेलोचदार मांग का मतलब होता है कि जब कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन ना हो, उस स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसको भी एक रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। रेखाचित्र में DD वक्र, इसमें ओ एक्स अक्ष के लंबवत दर्शाया गया है। यहाँ पे OX वस्तु की कीमत OP है, तब भी वस्तु की मांग OD है, तथा वस्तु की कीमत जब OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, तब भी वस्तु की मांग OD है। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम इसको कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग। यहाँ एक बात ये भी देखने लायक है कि पूर्णतया लोचदार मांग में जो मांग वक्र होता है वह OX अक्ष के समानांतर होता है, जबकि पूर्णतया बेलोचदार मांग में जो मांग वक्र होता है वो OY अक्ष के समानांतर होता है। इसके बाद 20वें प्रश्न में अथवा में प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। तो यहाँ पे हमको मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है, जिसका उत्तर ये है। पहला तत्व है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को निर्धारित करती है, अर्थात जब वस्तु की प्रकृति यह तय करती है कि मांग की लोच उसकी अधिक होगी या कम होगी, या पूर्णतया लोचदार होगी या पूर्णतया बेलोचदार। इसके अंतर्गत अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं और विलासिता संबंधी वस्तुएं आती हैं। जो वस्तुएं अनिवार्य प्रकृति की होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। जो वस्तुएं आरामदायक होती हैं उनकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तथा जो वस्तुएं विलासिता संबंधी होती हैं उनकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इस तरह से वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को प्रभावित करती है। दूसरा तत्व है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध है तो ऐसी वस्तु की जो मांग की लोच है वो लोचदार होगी। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच मांग की निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होगी। तीसरा इसका घटक है वस्तु के अनेक प्रयोग। तो वस्तु के अनेक प्रयोग भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। यदि किसी वस्तु के प्रयोग एक से अधिक होते हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है, तथा जिन वस्तुओं का एक ही प्रयोग होता है उनकी वस्तु की मांग की जो लोच है वो बेलोचदार होती है। अगला है उपभोग का स्थगन। जिन वस्तुओं के उपभोग को हम भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है, तथा जिन वस्तुओं के उपभोग को हम भविष्य में स्थगित नहीं कर सकते उन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। इस तरह से 4 तत्व यहाँ पे हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, इसलिए हमने 4 बिंदु ही लिखे हैं और चारों बिंदु को ही हम यहाँ पे डिटेल भी लिखेंगे। इसके बाद 21वां प्रश्न है, लागत वक्र की आकृति U आकार की ही क्यों होती है, कारण बताइए। तो हम देखते हैं कि लागत वक्र में जैसे अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, ये दोनों ही U आकार के होते हैं। तो इनके होने का कारण क्या है ये हम देखेंगे। तो इसका उत्तर है लागत वक्र U आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम प्रभावशील होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था में सीमांत लागत एवं औसत लागत घटती हुई होती है, अतः उत्पादन बढ़ता हुआ होता है। दूसरी अवस्था में सीमांत लागत एवं औसत लागत समान होते हैं, अतः उत्पादन समान होता है, ये समान गति से बढ़ता है। और इसकी तीसरी अवस्था में क्या होता है, तीसरी अवस्था में एवं अंतिम अवस्था में सीमांत लागत एवं औसत लागत बढ़ने लगते हैं, जिससे
सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन घटने लगता है, अतः लागतों के घटने, समान रहने एवं बढ़ने के कारण इसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर की यू आकार की हो जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है उसकी प्रथम अवस्था में लागतें घटती हैं, फिर समान रहती हैं और तीसरी अवस्था में लागतें बढ़ती हैं। इसी कारण लागत वक्र यू आकार की आकृति ग्रहण कर लेता है। अब ये सवाल उठता है कि लागत वक्र नीचे की ओर क्यों आता है, यानी उत्पादन बढ़ता क्यों है प्रथम अवस्था में। तो इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था या उत्पादन में वृद्धि निम्न कारणों से होती है। पहला कारण है श्रम संबंधी बचतें। तो एक फर्म जब नए नए खुलती है या उसके किसी उत्पादक के द्वारा फर्म प्रारंभ की जाती है तो उसको बहुत सारी श्रम संबंधी बचतें प्राप्त होती हैं। मतलब इसका ये है कि बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जो बहुत ही उत्साह से कार्य करते हैं प्रथम अवस्था में, क्योंकि उनको नई नई जॉब मिलती है, इसलिए उत्पादन बढ़ता है। फिर तकनीकी बचतें भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि जब कोई नई फर्म खुलती है तो उसमें लेटेस्ट तकनीकी का प्रयोग होता है, इस तरह से उसकी लागत कम होती है। तीसरी अवस्था है विपणन की बचतें। विपणन यानी वस्तु को बेचना, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये भी मतलब इसमें भी लागतें कम आती हैं। और तीसरा प्रबंधकीय बचतें। प्रबंधन भी बहुत सतर्क होता है, क्योंकि नई नई कंपनी खुली हुई है, नए नए फर्म खुली हुई है, तो वो भी बहुत ध्यान रखता है। इस तरह से लागतें घटती हुई होती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम इस प्रकार से लिखेंगे और इसकी जो है ये रेखा चित्र हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 21 में ही ये प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर श्रम की सीमांत उत्पादन अनुसूची बनाइए। अब यहाँ पे कुल उत्पादन दिया है और हमें उसके आधार पे सीमांत उत्पादन निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है कि जो कुल उत्पादन होता है वह सीमांत उत्पादन का योग होता है। क्योंकि कुल उत्पादन दिया है तो हम इसको घटाकर सीमांत उत्पादन निकाल लेंगे। तो पहले में श्रम की इकाइयाँ 0, तो कुल उत्पादन भी 0 रहेगा, तो सीमांत उत्पादन भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे में जब पहले श्रमिक का उपयोग होता है तो उससे कुल उत्पादन 15 है। तो अब चूंकि इसके पहले कोई भी कुल उत्पादन में सीमांत उत्पादन नहीं है तो हम यहाँ 15 में से 0 घटा देंगे, तो यहाँ 15 ही आ जाएगा। इसका हो जाएगा सीमांत उत्पादन 15। जब दूसरे श्रम का उपयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन 35 हो जाता है, यानी कि 15 भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे 35 ऋण 15 करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा सीमांत उत्पादन। तीसरे श्रमिक का जब हम उपयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 50 है, तो 50 में हम चूँकि 2 इकाइयाँ पहले जुड़ चुकी हैं श्रम की, इसलिए यहाँ पे हम इसमें से 35 घटा देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। जब हम चौथे श्रमिक का उपयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 40 है। अब यहाँ पे कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय घट गया है, मतलब चौथे श्रमिक की जो सीमांत उपयोगात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो हम 40 में से 50 घटाएंगे तो ऋण 10 हमको प्राप्त होगा, जो कि सीमांत उत्पादन होगा। फिर जब पाँचवें श्रमिक का उपयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ के 48 हो जाता है। तो 48 यहाँ पे हम 48 में से 40 घटा देंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, यानी कि जो पांचवा श्रमिक है उसका जो सीमांत उत्पादन है वो 8 के बराबर है। इस तरह से हम इस टेबल को पूरा कर लेंगे। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। तो यहाँ पे ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनके आधार पे हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है, लेकिन हमको जो विधि का उपयोग करना है वो आय विधि होगी। इस प्रकार इसमें नगद मजदूरी और वेतन जो कि 30,000 राशि वो जोड़ेंगे, ब्याज 5,000 वो जोड़ेंगे, किराया 3,000 वो जोड़ेंगे और लाभ 40,000 ये जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने से 78,000 की राशि प्राप्त होती है और ये राशि जो होगी वो कहलाएगी NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दी नहीं हुई है, जितने आंकड़े दिए हैं उतने का ही हम उपयोग करेंगे। और शुद्ध इसमें केवल एक आंकड़ा और जुड़ना था, वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हो सकता है कि इसमें जो आंकड़े दिए हैं उसमें समाहित हो, तो यहाँ पे इसका जो हमें मान प्राप्त होगा राष्ट्रीय आय का वो 78,000 होगा। अगला प्रश्न इसी में है, अथवा में निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर GDP तथा NDP ज्ञात कीजिए। तो पहले हम GDP ज्ञात करते हैं। GDP जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। दिए गए जो आंकड़े हैं यहाँ पे दिया हुआ है, उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं और सेवाएं, मूल्यह्रास, निर्यात, आयात, ये पूरे आंकड़े जो हैं ये इसके
व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होते हैं। तो हम यहाँ पे पहला जोड़ देंगे जीडीपी ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं, दूसरा जोड़ देंगे पूंजीगत वस्तुएं और सेवाएं, इसके बाद इसमें चौथा जोड़ेंगे निर्यात और इसमें से पाँचवा घटा देंगे। तो हमको जो प्राप्त होगा वो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इन सबको जोड़ने और घटाने से जो हमको राशि प्राप्त हो रही है अंत में 13,000, तो 13,000 हमको यहाँ पे जीडीपी प्राप्त हो रहा है। करोड़ रुपए में है तो 13,000 करोड़ रुपए होगा। अब इसी से हम एनडीपी निकाल लेंगे। तो जैसा कि मालूम है कि जीडीपी में जब हम मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो हमको एनडीपी प्राप्त हो जाता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो मूल्य ह्रास की राशि है 500 रुपये, वो हम घटा देंगे तो 13,000 ऋण 500 कर देंगे, तो यहाँ पे हमको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला इसमें लगेगा। प्रश्न क्रमांक 23, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं? व्यावसायिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ के उद्देश्य से सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं। मतलब कि ऐसे बैंक जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। व्यावसायिक बैंक ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निर्माण करते हैं। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे अपने प्रारंभिक जमाओं के आधार पर जनता को ऋण देकर साख मुद्रा का सृजन करते हैं। व्यावसायिक बैंकों की साख जमाएं उनके नगद कोषों से कई गुना अधिक होती हैं। यदि मान लें कि उनके नगद कोषों की राशि 1,000 है तथा साख जमाएं 10,000 है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति व्यावसायिक बैंकों के नगद कोषों से 10 गुना अधिक हो जाएगी। इस प्रकार नगद कोषों के 1,000 के आधार पर व्यावसायिक बैंकों ने मुद्रा की पूर्ति में 10,000 का योगदान दिया। तो इस प्रकार ये व्यावसायिक बैंकों द्वारा एक साख सृजन की प्रक्रिया है वो बताया गया है, जिसको एक हम सारणी द्वारा भी समझ सकते हैं। माना किसी बैंक के पास प्रारंभिक निक्षेप 1,000 है, 1,000 में से उसमें से तरल कोषानुपात जो होता है बैंक का SLR वो 20% यदि है तो उसमें से 20% राशि 1,000 में से 200 रुपये बैंक के पास रख ली जाएगी। 800 रुपये उसको फिर से ऋण के रूप में दे दिया जाएगा, जिसको हम व्युत्पन्न निक्षेप कहेंगे। फिर 800 रुपये का फिर से 20% रख लिया जाएगा और उसके आधार पर फिर 640 रुपये फिर ऋण दे दिए जाएंगे और 640 रुपये को के आधार पर फिर एक 20% 28 रुपये रख लिए जाएंगे 128 और उसमें से 512 रुपये फिर से ऋण दे दिए जाएंगे। प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हमारी जो प्रारंभिक निक्षेप है शून्य नहीं हो जाती। इस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर हमें प्रारंभिक निक्षेप की राशि जो होती है वो 5,000 रुपये हो जाती है और बैंक का नगद कोष अनुपात ये 1,000 के बराबर हो जाता है और जो व्युत्पन्न निक्षेप है वो 4,000। इन सबको जोड़ने पर हमें 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार किसी बैंक के द्वारा साख का सृजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा में है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। यह केंद्रीय बैंक देश के समस्त कार्यों जैसे कागजी मुद्रा का निर्गमन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, समाशोधन गृह के कार्य, साख मुद्रा का नियंत्रण इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। तो जब किसी व्यावसायिक बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहती तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है और भारतीय रिजर्व बैंक उसको ऋण देकर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। तो अंतिम ऋणदाता होता है, चूँकि व्यावसायिक बैंकों को मान्यता देने का कार्य, उन पर निगरानी रखने का कार्य, नियमन का कार्य ये पूरा रिजर्व बैंक का होता है। इसी प्रकार उसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। तो यहाँ पर है इसके उत्तर को देखते हैं। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब व्यावसायिक बैंक जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होते हैं तो रिजर्व बैंक उनके बचाव के लिए आता है। ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करके अथवा प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यावसायिक बैंकों को अपने ग्राहकों की नगद मुद्रा की मांग के भुगतान के लिए कभी कभी अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक बैंक जब अपने ग्राहकों की मांग की पूर्ति अपने साधनों से नहीं कर पाते हैं तो वे भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता की मांग करते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में अनिवार्य रूप से उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं 4 नंबर वाले।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।